गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने मीर जाफ़र के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से मीर जाफ़र को हटाकर अंग्रेज़ों के द्वारा मीर कासिम जो है उसे नवाब बना दिया गया था। आज हम मीर कासिम के बारे में पढ़ेंगे और उसके द्वारा अंग्रेज़ों के साथ जो बक्सर का युद्ध किया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। जब मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना तो मीर कासिम ने पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में अपनी प्रशासनिक प्रतिभा का बहुत ही अच्छा परिचय दिया था और वह एक योग्य सेनानायक भी था। मीरन की मृत्यु के बाद उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो जाग उठी और वह बंगाल का नवाब बनने का स्वप्न देखने लगा और अंत में वेंसीटोट के साथ साठगांठ करके वह बंगाल का नवाब बनने में सफल रहा। नवाब बनते ही मीर कासिम को जिस पहली समस्या का सामना करना पड़ा था वह थी धन की समस्या। उसे न केवल अंग्रेज़ों को ही बहुत सा धन देना था बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने और सेना का पुनर्गठन करने के लिए भी धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उसे सभी प्रकार के प्रयास करने पड़े। जिस व्यक्ति के पास भी अधिक धन की जानकारी मिली उसे मीर जाफ़र का समर्थक ठहराकर उसके धन को जब्त करने का प्रयास किया गया। दूसरा जो उपाय किया गया वो था कि अधिकांश जो पुराने राजकीय अधिकारी थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। तीसरा कार्य राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया गया और विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। चौथा, सरकारी खर्चे में कमी करने की दृष्टि से बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। पांचवा, जनता पर भी नए नए कर लगाए गए। इस प्रकार से राज्य की आय में काफ़ी सुधार आ गया। वास्तव में मीर कासिम योग्य शासक था और शासन की जो आवश्यकताएं थी उसका उसे बहुत अच्छे से ज्ञान भी था। मीर कासिम ने सेना की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता को भी अनुभव किया ताकि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक उपद्रव जो है इनका सामना करने में कारगर सिद्ध हो सकें। बंगाल को अब भी अलीगोहर के आक्रमण, मराठों की लूट खसोट और अवध के नवाब की विस्तारवादी नीति का भय बना हुआ था। वीरभूम जो है उसके जमींदार तथा बिहार के उप सूबेदार जैसे आंतरिक शत्रुओं का भी दमन करना था। अंग्रेज़ों को उसकी कार्यवाही से संदेह उत्पन्न न हो जाए इसके लिए उसने सबसे पहला जो कार्य किया वह था राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया जो कि कलकत्ता से काफ़ी दूर थी। यहाँ रहकर वह कंपनी के अधिकारियों के नियंत्रण से मुक्त होकर अधिक स्वतंत्रता के साथ काम कर सकता था। दूसरा, मुंगेर में उसने बारूद बनाने तथा अच्छी तोपें बनाने का कारखाना भी कायम किया। तीसरा, अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करने की दृष्टि से उसने फ्रांसीसी और अमेरिकन अफसरों को नियुक्त किया। चौथा, इसके बाद मीर कासिम ने उन सभी विरोधी जमींदारों तथा अधिकारियों का दमन किया जो कि नवाब की अवज्ञा करते थे और ठीक प्रकार से कर नहीं चुकाते थे। बिहार के नवाब राम नारायण को पद से हटा दिया गया और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उसे प्राण दंड की सजा दी। इस प्रकार थोड़े समय में ही मीर कासिम ने एक सुयोग्य और प्रभावशाली प्रशासक तथा संगठनकर्ता की हैसियत से अपनी योग्यता का परिचय दिया। 1761 ईस्वी में की शुरुआत में जब अली गौहर यानी कि शाह आलम द्वितीय जो था उसने अंग्रेज़ों से बातचीत शुरू कर दी और स्वयं को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाने में उनकी सहायता की मांग की। उन्होंने मीर कासिम को शाह आलम को सम्राट मानने के लिए विवश किया यानी कि अंग्रेज़ों ने विवश किया और उससे 12 लाख रुपए नजराने के भी दिलवाए। अंग्रेज़ों ने शाह आलम के नाम के सिक्के भी डलवाए। अंग्रेज़ों की ये जो नीति थी इस कारण मीर कासिम की स्थिति और भी कमज़ोर हो गई।
उसे ये भी डर बना हुआ था कि कहीं उसकी स्वतंत्रता भी ना छीन ली जाए। इस घटना से मीर कासिम और अंग्रेज़ों के जो आपसी संबंध थे उनमें तनाव आ गया। प्लासी के युद्ध के बाद से बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने की और भी अधिक स्वतंत्रता मिल गई और वे लोग बिना सीमा शुल्क चुकाए धड़ल्ले से व्यापार करने लगे। प्रांत के भीतरी भागों में भी अंग्रेज अधिकारियों ने अपने सैकड़ों कारखाने स्थापित कर लिए थे। इन कारखानों में मशीनें नहीं लगी हुई थी और ना ही किसी प्रकार का कोई वस्तु का उत्पादन होता था। ये जो थे ये तो एक प्रकार से उनके कार्यालय या शाखाएं थी जहाँ इस प्रकार की वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता था, जैसे कि नमक, सुपारी, घी, चावल, मांस, मछली इत्यादि। इन कारखानों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने गुमाश्ते यानी कि प्रतिनिधि जो थे वो नियुक्त कर रखे थे, जो कि अधिकांशतः ज़्यादातर जो है वो भारतीय ही होते थे। अपने अंग्रेज मालिकों की देखा देखी ये जो गुमाश्ते थे इन्होंने भी बिना शुल्क चुकाए व्यापार करना शुरू कर दिया। इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ तो नवाब की आय घट गई और दूसरी तरफ भारतीय व्यापारियों के लिए अपना कारोबार चलाना और भी अधिक कठिन हो गया, क्योंकि उन्हें सीमा शुल्क चुकाना पड़ता था और वे अंग्रेज गुमास्तों की तुलना में सस्ती दर का सामान बेचने में असमर्थ थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का व्यापार बढ़ता गया और भारतीय जो थे इनका व्यापार घटता चला गया। मीर कासिम ने कंपनी और उसके अधिकारियों के व्यापार पर अंकुश लगाने का निश्चय किया और उसने फोर्ट विलियम के जो गवर्नर थे वेंसीटॉट उसे शिकायत की। वेंसीटॉट स्वयं मुंगेर गया और उसने मीर कासिम से विचार विमर्श किया। इस बात पर सहमत हो गया कि अब से कंपनी अपने सामान पर 9% शुल्क अदा करे और भारतीय व्यापारी 25 से 30%। लेकिन कलकत्ता कौंसिल जो है उसने वेंसीटॉट के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। निराश होकर मीर कासिम जो था इसने भी भारतीय व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने की इजाज़त दे दी। मीर कासिम के इस कदम से जो अंग्रेज अधिकारी थे वो बहुत अधिक नाराज़ हुए, क्योंकि इससे उनका विशेषाधिकार जो था वो खत्म हो गया था। वे अब भारतीयों के समान स्तर पर आ गए थे और अब उन्हें बराबरी के स्तर पर भारतीय व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी और जिसमें कि वे बुरी तरह से पिटने लगे और मुनाफे के स्थान पर उन्हें हानि उठानी पड़ी। उन्होंने नवाब को अपना आदेश वापस लेने को कहा, लेकिन मीर कासिम ने उनकी बात को ठुकरा दिया। इसके बाद मीर कासिम ने कंपनी पर आरोप लगाया कि 1760 ईस्वी की संधि के अनुसार नवाब की सहायता के लिए जिस अंग्रेजी सेना को रखने और उसके व्यय के लिए 3 जिले प्रदान किए गए थे, वह सेना उसी के विरुद्ध काम में लाई जा रही है। इसलिए अंग्रेज उन जिलों को वापस लौटा दें और उन जिलों से जो राजस्व वसूल किया है वो भी वापस लौटा दें। इससे दोनों पक्ष जो थे इनमें बहुत अधिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कलकत्ता जो कौंसिल था उसने मीर कासिम को नवाब पद से हटाने का फैसला कर लिया और जून 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेज़ सेना मुंगेर की तरफ बढ़ी। नवाब पटना की तरफ भाग गया। इसके बाद वह अवध की ओर चला गया। इस प्रकार जुलाई 1763 ईस्वी में बंगाल के नवाब की गद्दी जो थी वो फिर से खाली हो गई और कलकत्ता कौंसिल ने मीर जाफ़र के साथ एक नया समझौता किया और उसे दूसरी बार नवाब बनाया। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की सभी मांगें स्वीकार कर ली। कंपनी की जो भी हानि हुई थी उसे भी पूरा करने का वचन दिया। अब मीर कासिम जो था वो अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला से सहायता लेने का उसने निश्चय किया। इन दिनों शुजाउद्दौला मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद में था। शुजाउद्दौला और मीर कासिम के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन जब मीर कासिम इलाहाबाद पहुंचा तो शुजाउद्दौला जो था उसका विचार बदल चुका था, क्योंकि इस समय मीर कासिम के पास 10 करोड़ रुपए के जवाहरात भी थे। शुजाउद्दौला जो था वो इस संपत्ति को हड़पना चाहता था।
इसके अलावा मीर कासिम जो था उसकी ओट में वह बंगाल और बिहार में अपना प्रभाव भी बढ़ाना चाहता था। परंतु सुजाउद्दौला जो है उसने दोहरी चाल चली और एक तरफ से अंग्रेज़ों से भी बातचीत करता रहा और इस प्रकार से 6 महीने गुजर गए। जब अंग्रेज़ों ने सुजाउद्दौला के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तब उसने अंग्रेज़ों से युद्ध करने का निर्णय लिया। मुग़ल सम्राट शाह आलम भी उनके साथ हो गया। इधर अंग्रेज़ जो थे उन्होंने पहले से ही युद्ध की तैयारी कर रखी थी। अंग्रेज़ सेनानायक मुनरो जो है उनके नेतृत्व में 8000 सैनिकों के साथ बक्सर नामक स्थान पर वो लोग पहुँचे। युद्ध के पूर्व अंग्रेज़ों ने कूटनीति और घूसखोरी का सहारा लिया और सुजाउद्दौला के कुछ अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया, जिनमें कि असद खां, जैनुल आबदीन, रोहतास का गवर्नर साहूमल आदि प्रमुख थे। और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में दोनों के मध्य युद्ध हुआ। 3 घंटे के युद्ध में अवध की सेना बुरी तरह से परास्त हुई और मैदान छोड़कर भाग निकली। सुजाउद्दौला जो था वो भी भाग निकला। अंग्रेज़ों ने उसका पीछा किया और जनवरी 1765 ईस्वी में बनारस के निकट सुजाउद्दौला जो है फिर से परास्त हुआ और अंत में सुजाउद्दौला ने अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। मीर कासिम जो है वो भागकर दिल्ली पहुंच गया, जहां की 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब बात अगर की जाए कि ये जो बक्सर का युद्ध था इसका क्या महत्व रहा, तो इसका जो महत्व था देखा जाए तो इसका प्लासी से भी अधिक महत्व था और इसमें अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि हुई। पहला जो इसका महत्व कह सकते हैं वो था कि मुग़ल सम्राट शाह आलम और उसका वजीर नवाब सुजाउद्दौला जो थे वो दोनों परास्त होकर अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर हो गए। दूसरा, प्लासी में तो क्लाइव के षड्यंत्र के कारण बिना लड़े ही अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हो गई थी, लेकिन बक्सर के मैदान पर अनुभवी सेनानायक सुजाउद्दौला, जिसके पास अंग्रेज़ों की तुलना में 5 गुना सेना थी और एक श्रेष्ठ तोपखाना भी था, उसको अंग्रेज़ों के द्वारा परास्त होना पड़ा। इससे अंग्रेज़ों की सैनिक श्रेष्ठता जो है वो प्रमाणित हो गई और भारतीय शासकों की सैनिक शक्ति का खोखलापन स्पष्ट हो गया। तीसरा, प्लासी के युद्ध में केवल एक नवाब के भाग्य का फैसला हुआ था और परिणाम स्वरूप केवल बंगाल के लाभकारी स्रोतों पर कंपनी का अधिकार हुआ, लेकिन बक्सर के युद्ध में 3 प्रमुख शक्तियां जो थी इनके भाग्य का फैसला हुआ और जिसके फलस्वरूप संपूर्ण अवध सूबे पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। चौथा महत्व, अवध के नियंत्रण से अंग्रेज़ों के लिए उत्तरी भारत में साम्राज्य स्थापना का कार्य सरल हो गया, क्योंकि इसके बाद अवध के किसी नवाब ने अंग्रेज़ों का सामना करने का साहस नहीं किया। इसके अतिरिक्त अन्य जो महत्व था वो था अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई। इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूर्ण किया और अब बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों में कठपुतली मात्र बनकर रह गया और अवध का नवाब उस पर निर्भर रहने वाला समर्थक मित्र और मुग़ल सम्राट उसका पेंशनर था।